सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 19 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप का जो ग्रीनलैंड को एक्वायर करने का प्लान से जुड़े टैरिफ थ्रेट्स पर यूरोपियन यूनियन ने स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। ट्रंप ने कई सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज पर 10 से 25% तक टैरिफ लगाने की बात कही है, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने कहा है कि टैरिफ से जो यूरोपियन यूनियन और यूएस के रिलेशंस वो खराब हो सकते हैं, नुकसान होगा और एक डेंजरस डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो सकता है। यूरोपियन यूनियन ने क्लियर किया कि यूरोप बेसिकली यूनाइटेड, कोऑर्डिनेटेड और सॉवरेन रहेगा, और डेनमार्क और ग्रीनलैंड ये बेसिकली उनके साथ फुल्ली सॉलिडारिटी है यूरोपियन यूनियन की। ओवरऑल बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने प्रेशर पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करते हुए डायलॉग्स पर जोर दिया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बेसिकली एक नेशनल लिटरेरी अवार्ड इंस्टीट्यूट करने का अनाउंसमेंट किया है, जिसका एम है कि इंडियन लैंग्वेजेस और लिटरेचर को प्रमोट करना। तो ये अवार्ड बेसिकली किस नाम से दिया जाएगा? सेमोजी लिटरेरी अवार्ड के नाम से दिया जाएगा। फर्स्ट फेज में 7 इंडियन लैंग्वेजेस को दिया जाएगा, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली और मराठी। इनके बेस्ट लिटरेरी वर्क्स को हर साल ऑनर किया जाएगा और हर लैंग्वेज के विनर्स को 5 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, पॉलिस्टर नेशनल फ्लैग्स स्नैचिंग अवे लाइवलीहुड्स ऑफ कर्नाटका खादी वर्कर्स। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया, जो हुबाली कर्नाटका में वहाँ पे एक ऑल वुमेन नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो काम करने वाली महिलाएं हैं, वुमेन वर्कर्स की ज़िंदगी पर क्राइसिस आ गया है बोलते हैं। तो खादी फ्लैग्स ये बनाती हैं यहाँ पे, उसकी सेल्स गिरने से उनकी इनकम आधी हो चुकी है। और इसका मेन रीज़न है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें कि पॉलिस्टर और जो मशीन मेड फ्लैग्स हैं उनको अलाउ कर दिया गया है। तो ये फ्लैग्स जो है सस्ते होते हैं और इसलिए खादी जो फ्लैग्स हैं उनकी डिमांड कम हो गई। तो ये जो वुमेन वर्कर्स हैं सेंटर से अमेंडमेंट वापस लेने की उम्मीद कर रही हैं इसमें। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, बजट एन अपॉर्चुनिटी टू फाइन ट्यून क्रिप्टो पॉलिसी सेज इंडस्ट्री प्लेयर्स। तो इंडिया के जो लीडिंग क्रिप्टो इंडस्ट्री प्लेयर्स ने कहा है कि बजट 2026 में कुछ टैक्स पॉलिसी ट्वीक्स करके जो क्रिप्टो कैपिटल आउटफ्लो है इंडिया से बाहर जा रहा है, जो वो रोका जा सकता है और डोमेस्टिक इकोसिस्टम स्ट्रांग हो सकता है। तो बोलते हैं अभी जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उन पर 1% टीडीएस लगता है हर ट्रांजैक्शन पर, और फ्लैट 30% जो टैक्स लगता है प्रॉफिट्स पर। तो जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन एक्सचेंजेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स ने कहा है कि टीडीएस कम करने से और जो लॉस है वो सेट ऑफ अलाउ करने की टीडीएस कम करना और लॉस जो है वो सेट ऑफ अलाउ करने की डिमांड की है। तो इंडस्ट्री का मानना है कि टैक्स रैशनलाइजेशन करके ऑन शोर लिक्विडिटी, कंप्लायंस और इनोवेशन बढ़ेगा, बिना केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स कॉम्प्रोमाइज किए हुए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया की पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज पोस्ट टू फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज हैं डिस्कॉम्स, उन्होंने पहली बार नेट प्रॉफिट यानी 2,701 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रिकॉर्ड किया, क्योंकि जो स्टेट डिस्कॉम्स के लॉसेस जो है 80% तक कम हुए हैं। और जो एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉस होता है, एटी&सी लॉस, जिसमें कि बिजली की वेस्टेज और जैसे कि लाइन लॉस, थेफ्ट, ये सब चीज़ें कम हुई हैं। और लेट पेमेंट पे सरचार्ज जो रूल्स हैं उससे ड्यूज और पेमेंट डिलेज शार्पली रिड्यूस हुए, इसलिए नेट प्रॉफिट में आ गए पावर डिस्कॉम्स। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, करप्शन एंड प्रायर सैंक्शन केस ऑफ डिवाइडेड हाउस। तो यहाँ पर बोलते हैं कि 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच, जिसमें कि जस्टिस नागरथा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो 1988 का है उसका सेक्शन 17A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है, यानी अलग अलग जज राय रखी है। तो ये केस बेसिकली CPIL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आया, जहां चैलेंज किया गया कि जो सेक्शन 17A है, सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का क्या बोलता है कि किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू करनी है, तो उससे पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ज़रूरी है, गवर्नमेंट के सैंक्शन जो है वो लेना ज़रूरी है। तो पिटिशनर्स का आर्गुमेंट है कि करप्शन बेसिकली रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, और अगर सैंक्शन पावर जो है गवर्नमेंट के पास रहेगी इन्वेस्टिगेशन की शुरू करने की, तो इन्वेस्टिगेशन को रोका जा सकता है, खासकर जब गवर्नमेंट का खुद का इंटरेस्ट हो। तो पिटिशनर ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स विनीत नारायण जो 1998 का है और सुब्रमण्यम स्वामी 2014 का रेफरेंस दिया, जिसमें ऐसे प्रोटेक्शंस को आर्टिकल जो 14 है, राइट टू इक्वालिटी, उस इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसके खिलाफ जो है माना है।
तो गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि पहले के केसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर्स हैं या लिमिटेड कैटेगरीज पर थे, जबकि 17A ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। तो इसमें जस्टिस नागारथ हैं, उन्होंने सेक्शन 17A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, क्योंकि उनके हिसाब से वो जो प्रायर सैंक्शन इंक्वायरी है, उसको ही रोका जा सकता है गवर्नमेंट अगर सैंक्शन या फिर परमिशन ना दे तो, और इससे जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पॉलिसी बायस का भी इशू रेज़ किया। फिर जस्टिस जो विश्वनाथन है, उन्होंने माना कि जो सैंक्शन पावर है गवर्नमेंट के पास नहीं रहना चाहिए, ये गलत है। लेकिन उन्होंने जो सेक्शन 17A है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना, और बोला कि अगर ऐसे सैंक्शंस बेसिकली किसी इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे लोकपाल है या लोकायुक्त है, उसको दी जाए और गवर्नमेंट को ना दी जाए, तो उनके मुताबिक ये ऑनेस्ट ऑफिसर्स को फ्रिवोलस केसेस से बचाने के लिए ज़रूरी है। कोर इश्यू ये है यहाँ पे कि जो ऑनेस्ट डिसीजन मेकिंग है उनको प्रोटेक्ट करते हुए इफेक्टिव एंटी करप्शन रेजिम इंश्योर किया जाए, और अब मैटर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया गया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया जर्मनी टाइज कैन ओनली सोर हायर। तो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का काइट फ्लाइंग मोमेंट सिर्फ एक सिंबॉलिक इस फोटो नहीं था, बल्कि इंडिया और जर्मनी पार्टनरशिप के फ्यूचर का पावरफुल मेटाफर था। दोनों कंट्रीज रिसेंट ग्लोबल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम का वीक होना, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर पर प्रेशर और रीजनल इंस्टेबिलिटी। तो ऐसे स्टॉर्मी कंडीशन में जैसे काइट से स्ट्रांग हवा में कैपेबिलिटी दिखाता है, वैसे इंडिया जर्मनी पार्टनरशिप रेजिलिएंट बनकर उभर रही है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। तो जर्मनी और इंडिया जो है बोलते हैं कि दुनिया की थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, और जर्मनी इस बात को जीरो सम गेम नहीं मानता, बल्कि उसका मानना है कि स्ट्रांग इंडिया इज इक्वल्स टू स्ट्रांग जर्मनी। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जर्मन प्रोडक्ट्स के लिए बड़ा मार्केट है क्रिएट करता है, और जर्मन इकोनॉमी को बेसिकली इंडियन कंपनीज के जो इनोवेशन और कंपटीशन का फ़ायदा जो है जर्मन मिलेगा इंडियन कंपनीज को। तो चांसलर मर्ज ने क्लियर मैसेज दिया है कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोनों इकोनॉमीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है, और ट्रेड वॉर्स और जो सप्लाई चेन डिसरप्शन से प्रोटेक्शन दे सकता है। फिर यहाँ पे विजिट का एक ह्यूमन साइड भी था, बोलते हैं यंग इंडियंस जो जर्मनी माइग्रेट करने जा रहे हैं उनमें से एक ने 4 महीने में जर्मन सीख कर चांसलर से बात की। तो ये एपिसोड बोलते हैं कि इंडिया की यूथ की अडेप्टेबिलिटी और ग्लोबल रेडीनेस को दिखाता है। तो जर्मनी का माइग्रेशन पार्टनरशिप जो है वो इंडिया के साथ सेफ, लीगल और प्रेडिक्टेबल माइग्रेशन पर बेस्ड है, और 2026 में जो है इंडिया जर्मनी डिप्लोमेटिक टाइज के 75 ईयर्स पूरे होंगे। यूरोपियन यूनियन और जो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, डिफेंस कॉपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज मिलकर इस पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म बनाएंगे, इसमें ऐसा बोला गया है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे आंध्र प्रदेश टू लॉन्च क्वांटम स्किलिंग कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने लगभग 55,000 स्टूडेंट्स को क्वांटम कंप्यूटिंग में जो है मास स्किलिंग कोर्सेज में एनरोल किया है, और जो एनपीटीईएल के थ्रू जो है स्टार्ट होगा नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट लर्निंग। यहाँ पे आईआईटी मद्रास और जो आईबीएम क्वांटम के जो फैकल्टी कोर्सेज हैं वो डिलीवर किए जाएंगे, जैसे क्वांटम एल्गोरिदम, एरर करेक्शन का जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वो दिया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एमिड इंटरेस्ट बर्डन तेलंगाना टोटल रेवेन्यू डेफिसिट एट 54.38% एट क्वार्टर थर्ड। तो तेलंगाना में बोलते हैं कि जो इंटरेस्ट बर्डन है वो बढ़ रहा है लॉन्ग टर्म, जिससे डेट का प्रेशर बना हुआ है, और फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर तक जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो 1.24 लाख करोड़ रहा है, जिसमें कि आधे से ज़्यादा बोरोइंग से आया है। तो टैक्स यहाँ पर बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू मॉडरेट है, और ग्रांट्स का परफॉर्मेंस भी वीक है, जबकि सैलरी और पेंशन एक्सपेंडिचर काफ़ी हाई रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक क्रुस्टेशियन फ्रॉम कारावती लक्षद्वीप एस्टैब्लिश्ड एज अ न्यू जीनस एंड स्पीशीज। तो यहाँ पे लक्षद्वीप के जो कारावती लैगून है उससे एक बहुत छोटा क्रुस्टेशियन डिस्कवर हुआ है, जिसे न्यू जीनस और न्यू स्पीशीज के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है। तो इसका नाम इंडिया फोंटे बिजोई रखा गया है, इंडिया फोंटे बिजोई रखा गया है। तो इस ऑर्गेनिज्म को बेसिकली लाओ फोंटिडे फैमिली में रखा गया है, और कोकेपोडा क्लास में रखा गया है, और ये इतना माइक्रोस्कोपिक है कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही स्टडी हो सकता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बेसिकली मैरीन इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया इन्वाइटेड टू जॉइन गाजा पीस बोर्ड। तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया को बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा का हिस्सा बनाने का इनविटेशन दिया है। जो गाजा स्ट्रिप
जो है उसके टेम्परेरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेगा। तो इस बोर्ड का एम है कि जो हमास है, हमास को गवर्नेंस से हटाकर गाज़ा को एक टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन कमिटी के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाए। और बोर्ड बेसिकली रीडेवलपमेंट फंडिंग सुपरवाइज करेगा और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की प्लानिंग होगी, जिसमें इंडिया का शामिल होने की संभावना है। तो जॉर्डन, ग्रीस, सिप्रस और पाकिस्तान को भी इनविटेशन मिला है, पर इंडिया ने अभी तक इस पे कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट इज प्राउड ऑफ इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग अब्रॉड, कॉमर्स मिनिस्टर। तो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज के जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है उस पर प्राउड है और एक्टिवली उन्हें इंगेज कर रही है। अप्रैल टू अक्टूबर 2025 में बोला कि इंडिया का जो आउटवर्ड एफडीआई 46% बढ़कर $20.5 बिलियन पहुंच गया। और गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस रिलैक्स किए ताकि कंपनीज ग्लोबल एक्विजिशंस, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एक्सपैंड कर सकें ओवरसीज अपने। आरबीआई के मुताबिक जो आउटवर्ड एफडीआई के टॉप डेस्टिनेशंस बेसिकली सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड यूनाइटेड स्टेट्स है और थर्ड यूएई आउटवर्ड एफडीआई का डेस्टिनेशन रहा, जहां ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट बेसिकली फाइनेंशियल, इंश्योरेंस और बिजनेस सर्विस सेक्टर में गया है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे फिल वैकेंट पोजीशंस विद इन 4 मंथ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो हायर एजुकेशन का मासिफिकेशन और प्राइवेटाइजेशन, इन दोनों ने इंडियन स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट में सेकंड रैंक पर आ गया है इंडिया। लेकिन इस रेस में स्टूडेंट्स के जो स्ट्रेस है, सुसाइड, फैकल्टी शॉर्टेज और एक्सप्लॉयटेशन जैसे सीरियस इश्यूज जो है वो पैदा कर दिए हैं। आर्टिकल 142 के पावर्स का यूज़ करते हुए गवर्नमेंट कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जो वैकेंट फैकल्टी पोस्ट हैं उनको 4 मंथ्स के अंदर फिल किया जाए, जैसे वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार्स, इनकी टाइमली अपॉइंटमेंट हो और पेंडिंग स्कॉलरशिप्स जो हैं वो भी क्लियर की जाएं। तो कोर्ट ने बताया कि जो यहाँ पर रिजिड अटेंडेंस है, एकेडमिक ओवरलोड और पुअर मेंटल हेल्थ सपोर्ट जो स्टूडेंट्स को वल्नरेबल बना रहा है, इसलिए जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेफ, इंक्लूसिव, मेंटली सपोर्टिव लर्निंग स्पेस इंश्योर करना होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ शुड इंडिया टैकल चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो यहाँ पे बोलते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक सीरियस और डिस्टर्बिंग रियलिटी बना हुआ है। रिसेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के केस केपी किरण कुमार वर्सेस स्टेट, उसमें कोर्ट्स ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू की है और कहा है कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है वो बच्चों के आर्टिकल जो 21 राइट टू लाइफ है उसका ग्रास वायलेशन है। और डेटा भी अलार्मिंग है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक जो 2022 में 3098 बच्चे रेस्क्यू हुए और अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच में 53,000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग से बचाए गए। फिर भी 2018 से 2022 के बीच जो कन्विक्शन रेट है सिर्फ वो 4.8 रहा, जिन केसेस में सज़ा मिली है। तो इंटरनेशनली जो पालेर्मो प्रोटोकॉल है ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग को एक्सप्लॉयटेशन के लिए रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्ट या हार्बरिंग के रूप में डिफाइन करता है। तो इंडिया में भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 143 में ट्रैफिकिंग की वाइड डेफिनेशन दी गई है, जिसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, सर्विट्यूड, ऑर्गन रिमूवल, ये सारा शामिल है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23, 24 और 29 बच्चों को ट्रैफिकिंग, लेबर फोर्स और एक्सप्लॉयटेशन, इन सब से प्रोटेक्शन देता है। साथ ही जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 का है, और जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का, ये सब बोले तो रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंशन, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का फ्रेमवर्क ये देते हैं। और पॉक्सो बेसिकली बोलते हैं एक जेंडर न्यूट्रल है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू स्पीडी ट्रायल्स का एम रखता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोलते हैं कि जो विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 केस है, उसमें ये बताया गया कि जो ट्रैफिकिंग और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन ये सीरियस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए इन्हें प्रिवेंटिव और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इसमें एसेंशियल है इनको डील करने के लिए। फिर एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 में कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की ताकि जो प्रोहिबिट किया जा सके चिल्ड्रंस को जो हजार्डवस इंडस्ट्रीज में है उनमें रिक्रूट करने के लिए। मोरओवर जो बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, उसमें टॉप कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू किए थे जो वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रंस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बोलते हैं व्हाट्स नेक्स्ट, क्या किया जाना चाहिए। वो यहाँ पे पहला बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करना, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, डिजास्टर। तो इन सब जैसी चीज़ों को, फैक्टर्स को रिड्यूस करना, क्योंकि चिल्ड्रन को चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए वल्नरेबल ये सब बनाते हैं। सेकंड बोलते हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ पर स्पेशल फोकस होना चाहिए,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विक्टिम्स के बैकग्राउंड को समझा जाए और उनके जो टारगेटेड प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन उनका हो। थर्ड बोलते हैं कि ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रेगुलेशन, जिसमें कि फेक जॉब्स और मॉडलिंग ऑफर्स, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के थ्रू ट्रैफिकिंग इसमें बढ़ रही है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जो है वो ज़रूरी है। फिर फोर्थ बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट एंड हायर कन्विक्शन रेट, तो यहाँ पर सिर्फ रेस्क्यू नहीं बल्कि ट्रैफिकर्स को सख्त सज़ा और कन्विक्शन रेट काफ़ी इम्प्रूव हो ताकि जो डेटरेंस है वो क्रिएट हो, और जो लॉज हैं उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो और ग्राउंड लेवल पर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो इनका, और जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की जाए, यानी कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और उनको रिसोर्स दिया जाए, फंडिंग दी जाए। और सेवेंथ बोलते हैं कि बेटर यूनियन और स्टेट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जो है ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, और इसलिए सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे पोलैंड के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो बॉर्डर है वो टैंक से, टेररिस्ट से नहीं डिसाइड होना चाहिए, बल्कि नेगोशिएशंस और इंटरनेशनल लॉ से डिसाइड होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो पोलैंड को खुशी है कि इंडिया ने रशियन ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करनी शुरू कर दी है, दो इंडिया को ग्लोबल रिलेशनशिप्स बैलेंस करना पड़ता है। तो उन्होंने रशिया के जो एग्रेशन है उसको कंडेम किया और कहा कि विक्टिम्स को सपोर्ट करना ये एंटी सीज फायर नहीं होता है। साथ ही यूरोपियन यूनियन और जो इंडिया है उसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर ऑप्टिमिज्म दिखाया और उम्मीद जताई कि जनवरी 2027 तक के समिट के में डील फाइनल हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रम्प वेपनाइजेशन ऑफ और टैरिफ ओवर ग्रीनलैंड कुड अंडरमाइन नेटो। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि 1 फरवरी से यूरोपियन कंट्रीज पर 10% टैरिफ लगाएगा। 1 जून से इसको बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा जब तक ग्रीनलैंड को लेकर यूएस की डिमांड पर कोई एग्रीमेंट नहीं होता। तो ये टैरिफ पहले से लगे जो 15% टैरिफ यूएस ड्यूटीज उनके ऊपर होंगे, और उनका इम्पैक्ट बेसिकली डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड इन जैसे कंट्रीज पर पड़ेगा। यहाँ पर जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने इस मूव को अनएक्सेप्टेबल कहा, जबकि यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने इसे कम्प्लीटली रॉन्ग बताया है। यूरोपियन कंट्रीज ने ग्रीनलैंड में लिमिटेड ट्रूप डिप्लॉयमेंट किया है, जिससे वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज और डेटरेंस के सिग्नल दे रहे हैं। और ये रिएक्शन बेसिकली इसलिए भी स्ट्रांग है क्योंकि यूरोपियन यूनियन को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो एग्रेसिव फॉरेन एक्शन है उस पर चिंता है, और जैसे पहले वेनेजुएला में यूएस ट्रूप का इंटरवेंशन किया, और ट्रम्प के स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको और ईरान के खिलाफ फ्यूचर एक्शन का हिंट दिया है। तो आर्टिकल के मुताबिक जो टैरिफ और टेरिटोरियल प्रेशर है इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, और जो ट्रांस अटलांटिक ट्रेड रिलेशंस है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। जो अमेरिका और यूरोप के बीच बेसिकली बात हो रही है। तो ट्रम्प के एक्शंस पर 3 बड़े सवाल उठते हैं। बेसिकली जो यूएस कांग्रेस है उसका क्लियर लेजिस्लेटिव जो अप्रूवल है वो नहीं है, और कोर्ट से इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का मिसयूज पर एडवर्स रूलिंग आ सकती है, और यूरोपियन यूनियन अपना जो एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट है उसको एक्टिवेट कर सकता है, जिससे यूएस की टेक्नोलॉजी फर्म्स को नुकसान होगा। तो लॉन्ग टर्म में बोलते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से जो यूरोपियन यूनियन और यूएस के रिलेशंस और जो नेटो है वो वीक हो सकता है, जिसका असर यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट सपोर्ट पर पड़ेगा। तो आर्टिकल के एंड में कहा गया है कि सिचुएशन को संभालने के लिए एनलाइटेंड लीडरशिप चाहिए, जो फिलहाल वॉशिंगटन में नज़र नहीं आ रही है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नीड सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट सुसाइड से जुड़ी एक ऑनगोइंग केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को 9 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस इशू किए हैं। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हायर एजुकेशन का जो मासिफिकेशन है और प्राइवेटाइजेशन है ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बिना हुआ है, जिसका रिजल्ट है स्टूडेंट्स फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो है वो बनकर सामने आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए। आर्टिकल 142 का पावर का यूज करते हुए कोर्ट ने 7 डायरेक्शंस जो है सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग, रिपोर्टिंग और जो ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स जो सुसाइड्स पर दी हैं, ताकि जो प्रॉब्लम का क्लियर डेटा मिले। बाकी 2 डायरेक्शंस में जो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार्स और वैकेंट फैकल्टी पोस्ट को जल्दी भरने का ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि कोर्ट के मुताबिक ये जो स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स की वेल बीइंग से जुड़े हैं। और ग्राउंड रियलिटी बताती है कि जो कई सारे पब्लिक जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में 50% तक जो फैकल्टी वैकेंसीज़ हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का एग्जांपल के तौर पर साइट किया गया, जो एक टाइम पर रिसर्च और ट्रेनिंग एक्सीलेंस के लिए जाना जाता था,
आज वहाँ टीचर स्ट्रेंथ सैंक्शन पोस्ट का आधा रह गया है और रिसर्च एक्टिविटीज़ काफ़ी वीक हो चुकी हैं। तो एडवांस स्टडी सेंटर सिर्फ एक नाम के रह गए हैं और वाइस चांसलर्स अपॉइंटमेंट गवर्नर के साथ स्टैंड ऑफ की वजह से अटकी हुई है। जबकि जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट है उसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की लॉन्ग प्रोसेस और बजट कॉन्स्टेंट्स बड़ी चैलेंज है। कोर्ट का जो 4 मंथ का डेडलाइन है वो टफ लगता है इसको फिल करने के लिए, लेकिन ये एक ऑर्डर जो है वेकअप कॉल है ताकि पहले जो पब्लिक हायर एजुकेशन की बेसिक स्ट्रेंथ है वो रिस्टोर हो, फिर विकसित भारत जैसे एम्बिशियस गोल को रियलिस्टिकली अचीव किया जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे कैन द चाइनीज गवर्नमेंट अरेस्ट इट्स एजिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे चाइना की पॉपुलेशन 2022 से लगातार डिक्लाइन कर रही है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 2050 तक जो चाइना की पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन रह जाएगी और लगभग 40% जो लोग हैं 60 से ऊपर के हो जाएंगे। तो इससे जो ओल्ड बिफोर रिच प्रॉब्लम है और भी गहरी हो रही है। तो ये ओल्ड बिफोर रिच क्या है? इसका मतलब है कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन पहले ही उसकी एजेड हो गई है, जबकि वो कंट्री अभी तक जो है रिच या डेवलप नहीं बना है। शी जिनपिंग ने इस ट्रेंड को रोकने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी 2016 खत्म करके टू चाइल्ड और फिर थ्री चाइल्ड पॉलिसी जो है 2021 में लाई, पर जो बर्थ रेट है फिर भी नहीं बढ़ा। और गवर्नमेंट ने जो पेरेंटल सब्सिडीज़ जो किंडरगार्टन फीस कट्स या टीचर्स की सैलरी की गारंटीज़ या रिटायरमेंट एज जो है बढ़ाना और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर 13% वैट जैसे स्टेप्स लिए हैं। साथ ही मैरिज, चाइल्ड बर्थ को प्रमोट करने के लिए कैंपेन्स जो है चला रहे हैं। लेकिन जो लिविंग कॉस्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सपेंस और जेंडर इम्बैलेंस इन जैसे फैक्टर्स जो है पॉलिसीज़ को इनइफेक्टिव बना रहे हैं। और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज़ के मुताबिक जो पेंशन फंड भी 2035 तक जो है खत्म हो सकता है। ओवरऑल एग्रेसिव स्टेट इंटरवेंशन के बावजूद चाइना का जो डेमोग्राफिक क्राइसिस है वो डीपेन हो रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे नेतन्याहू ऑब्जेक्ट्स टू गाजा पैनल होल्ड्स कोलिशन मीट। तो यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी रूलिंग कोलिशन की मीटिंग बुलाई है, जब इसराइल ने बेसिकली व्हाइट हाउस द्वारा जो बनाए गए गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कॉम्पोजिशन पर ऑब्जेक्ट रेज की है। तो ये बोर्ड बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोज जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके अंडर काम करेगा, जो गाजा वॉर एंड करने का प्लान का हिस्सा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि तो इज़राइल का कहना है कि जो बोर्ड है ये बेसिकली उनकी बिना कंसल्टेशन के बनाया गया है इज़राइल के और उसकी पॉलिसी के खिलाफ है। तो इज़राइल और जो टर्की रिलेशंस अक्टूबर 2023 से ही काफ़ी टेंस हैं। तो इस बीच यूएस ने जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनसे $1 बिलियन की कंट्रीब्यूशन की कंडीशन रखी है। मेंबर कंट्रीज़ कौन से? जो भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इराक अनाउंसेस कंप्लीट विथड्रॉल ऑफ यूएस लेड कोलिशन फ्रॉम इट्स टेरिटरी। तो इराक ने अनाउंस किया है कि यूएस लेड जो कोलिशन फोर्सेस हैं उन्होंने कंट्री के इराक के फेडरल एरिया से अपना विड्रॉल कंप्लीट कर लिया है, कुर्दिस्तान रीजन को छोड़ दिया है और अब ये बेसिस बेसिकली इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के फुल कंट्रोल में आ गए हैं। और जो इराक और यूएस रिलेशंस हैं बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन फेज में एंटर कर रही हैं। तो ये विड्रॉल बेसिकली 2024 डील के अंडर हुआ है, जिसमें एंड एंड ऑफ 2025 तक इराक में और 2026 तक कुर्दिस्तान तक फेज आउट का प्लान था। तो यहाँ पर जो कोलिशन फोर्सेस हैं 2014 से इस्लामिक स्टेट के खिलाफ डिप्लॉयड थे और इराकी अथॉरिटीज़ का कहना है कि अब जो फोर्सेस हैं वो इस्लामिक स्टेट को रोकने के में फुल्ली कैपेबल हैं। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा। लाइक कर लीजिए आप लोग मेरा वीडियो, सारे लोग लाइक कर लिया करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। कमेंट भले मत करिए बट लाइक ज़रूर कर दिया करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।